हेलो बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। आप सभी को साइनिंग क्लासेस हारनाटान यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप सभी को आईएससी केमिस्ट्री से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि इनऑर्गेनिक से लिया गया है। और हम लोग के पहले चैप्टर का जो नाम है बाबू, उस चैप्टर का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। याद रखे रहना है क्या है बाबू, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्रक्रम है। प्रक्रम, ठीक है। चलिए, इसको चालू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं बाबू कि जो हमारा जो आईएससी जो है आईएससी, तो इस आईएससी में जो हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे ना, तो केमिस्ट्री के 3 खंडों में करके पढ़ा जाता है बाबू, ठीक है। आईएससी में जो हमारा केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री को 3 पार्ट में क्या कर दिया जाता है बाबू, बांट दिया जाता है, ठीक है। पहला पार्ट हमारा क्या है बाबू, तो पहला पार्ट जो होता है उसको बोला जाता है बाबू फिजिकल केमिस्ट्री कहा जाता है, कि फिजिकल केमिस्ट्री में बांट दिया जाता है, ठीक है। और दूसरा जो है बाबू, उसको बांट दिया जाता है इनऑर्गेनिक बोला जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है बाबू, ठीक है। और थर्ड जो पॉइंट है बाबू, उस थर्ड पॉइंट को कहा जाता है, मतलब तीसरा का जो खंड होता है उसको बोला जाता है बाबू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, ठीक। चलिए, तो फिजिकल केमिस्ट्री बाबू हम आप सभी को ऑफलाइन क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर होता है। हालांकि नए जब एनसीईआरटी के बारे में पढ़िएगा या नए एनसीईआरटी जब मार्केट से जाकर खरीदिएगा, तो उसमें पहला लेसन सॉलिड स्टेट जो है और अंतिम जो लेसन है सरफेस केमिस्ट्री जो है उसको हटा दिया है, ठीक है। लेकिन चूंकि बिहार बोर्ड जो है उस चीजों को अभी लागू नहीं किया गया है या नहीं किया है, इसलिए हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री 5 चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और जो आपको क्लास में हम पढ़ा भी चुके हैं, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। हम चर्चा करेंगे किसके बारे में बाबू, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक का बाबू हिंदी जो नाम होता है उसको बोला जाता है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन के बारे में क्या किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा, ठीक है। मन ज्यादातर इसमें यह देखा जाता है कि वैसे यौगिकों का अध्ययन किया जाता है जिसमें कार्बन मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इनऑर्गेनिक का जो पहला जो लेसन है, उस पहला लेसन का नाम है बाबू तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं क्या बाबू, प्रक्रम। इंग्लिश में इसको याद रखे रहना है कि प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस एक्सट्रैक्शन ऑफ क्या बाबू, एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक नाम आया कि तत्वों के निष्कर्षण। यदि हमको तत्व प्राप्त करना है, तत्वों का निष्कर्षण किया जाता है। निष्कर्षण कहने का अर्थ यह होता है कि तत्वों की सहायता से निष्कर्षण करके हम शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको किस प्रकार बनाया जाता है, किस मेथड से बनाया जाता है, या किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, उसी से रिलेटेड सिद्धांत एवं प्रक्रम। प्रक्रम माने प्रोसेस, विधि के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत क्या मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बाबू कि तत्व क्या होता है। तो तत्व के बारे में आप लोग 10th क्लास में या 9th क्लास में 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो उसमें मैं ज्यादा डीपली चर्चा नहीं करने वाला हूँ। सिर्फ इतना ही याद रखे रहना है कि एलिमेंट जो होता है हमारा, एलिमेंट्स जो होते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है डिफिनेशन के तौर पे कि वैसा पदार्थ, वैसा शुद्ध पदार्थ जिसे भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, उसी को क्या कहा जाता है, तत्वों के नाम से जाना जाता है। लेकिन सवाल अब यहाँ पर यह उठता है कि जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों का मुख्य स्रोत क्या है। तो याद रखे रहना है बाबू कि जितने भी तत्व हैं ना, उन सभी तत्वों का जो मुख्य स्रोत है, याद रखे रहना है कि जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों का जो मुख्य स्रोत है ना, मुख्य क्या थे बाबू, स्रोत। तो जितने भी तत्व है उन सभी तत्वों का मुख्य स्रोत क्या होता है बाबू, तो भूपर्पटी होता है।
क्या होता है बाबू, तो भू परपटी, अर्थात अधिकतर जितने भी तत्व होते हैं वे सभी के सभी भू परपटी पर ही पाया जाता है। और भू परपटी पर जब पाया जाता है ना, तो मुख्यतः 3 प्रकार से पाया जाता है, 3 रूपों में वह भू परपटी में क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले नंबर में हम लोग जानेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि तत्वों का जो मुख्य स्रोत होता है, सोर्सेस ऑफ एलिमेंट जो होता है, तो वहां पे सोर्सेस ऑफ एलिमेंट जो होता है, तो यहाँ पे लिखा है कि भू परपटी तत्वों का मुख्य स्रोत होता है, जिससे मुख्यतः 3 भागों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। ठीक है, माने कोई भी आपसे यदि सवाल कर दे कि जितने भी तत्व मौजूद है वर्तमान समय में 118 से अधिक एलिमेंट मौजूद होते हैं, तो उनमें से लगभग 90 या 90 प्लस जो एलिमेंट होते हैं वे सभी के सभी भू परपटी पर उपस्थित होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जिन्हें प्रयोगशाला में क्या किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, तो माने ज्यादातर जो तत्व होते हैं वो कहाँ पे उपस्थित होते हैं, भू परपटी पर उपस्थित होते हैं, इसीलिए भू परपटी को तत्वों का मुख्य स्रोत माना गया है। और भू परपटी पर जितने भी तत्व होते हैं ना, वे सभी के सभी मुख्यतः कितने भागों में बटे होते हैं, 3 भागों में उसको बांट दिया जाता है। ठीक है, पहला नंबर में होता है बाबू धातु होता है, दूसरा नंबर में अधातु होता है, तीसरा नंबर में क्या होता है बाबू, उपधातु होता है। ठीक है, तो धातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, यह आपको 10th क्लास के केमिस्ट्री में बढ़िया से पढ़ने को मिलेगा, या फिर आपको जानकारी भी होगा। तो इसके बारे में ज्यादा चर्चा न करते हुए बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसको बताने का प्रयास किया हूं कि धातु क्या होता है। तो धातु क्या होता है बाबू, चमकीला होता है। धातु की और विशेषता बताई सर जी, तो उसमें ऊष्मा एवं विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में याद रखे रहना है, एजी होता है, एयू होता है, सोना होता है, चांदी होता है, तांबा होता है, लोहा होता है इत्यादि, ये सब के सब क्या होते हैं, धातु। क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। ठीक है, यह ऊष्मा एवं विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, इसलिए इसको धातु कैटेगरी में रख दिया गया है। और धातु नॉन मेटल, नॉन मेटल में क्या बोला जाता है कि वैसे भी तत्व इस प्रकृति में मौजूद थे जिनमें चमक नहीं पाया जाता था, जो विद्युत एवं ऊष्मा का क्या होते हैं बाबू, कुचालक होते हैं। वैसे तत्वों को क्या कहा जाता है बाबू, अधातु के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल में याद रखे रहना है, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और क्या हो गया, नाइट्रोजन इत्यादि, ये सभी क्या होते हैं, अधातु। लेकिन जब प्रकृति में उपस्थित तत्वों का जब अध्ययन करना शुरू किया गया, तो यह देखा गया कि कुछ ऐसे भी तत्व मौजूद हैं जिनमें धातु का भी गुण उपस्थित है और अधातु का भी क्या बाबू, गुण उपस्थित है। तो वैसे तत्व को एक अलग नाम दे दिया गया, जिसको मेटलवाइट के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात अधातु, सॉरी, उपधातु के उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, उपधातु। तो उपधातु क्या होता है, तो इसमें लिखा दिया गया है कि वैसे तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बाबू, उपधातु कहा जाता है। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, प्लेटिनम हो गया इत्यादि, यह सभी के सभी क्या होते हैं, उपधातु। अर्थात इनमें धातु का भी गुण पाया जाता है और किसका गुण पाया जाता है बाबू, अधातु का भी गुण पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए उपलब्धता, परसेंटेज इन अर्थ क्रस्ट होता है। कहने का अर्थ यह होता है कि पृथ्वी के जो भू परपटी होता है, उस भू परपटी में एलिमेंट जो होता है वो कितने परसेंट पाया जाता है। सबसे ज्यादा एलिमेंट जो होता है, उपलब्धता के आधार पर जब तत्वों को बांटा जाता है, तो सबसे ज्यादा तत्व कौन सा होता है। तो याद रखे रहना है कि प्रकृति में इनकी मात्रा इस प्रकार है, सबसे पहला नंबर में होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है भू परपटी में कितना परसेंट होता है बाबू, तो याद रखे रहना है 49% उपस्थित होता है। और यह भी याद रखे रहना है कि ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, अधातु होता है। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट आपको क्या याद रखे रहना है, दूसरा नंबर में याद रखे रहना है कि सिलिकॉन जो होता है वह भू परपटी में कितना परसेंट पाया जाता है, 26% पाया जाता है। और यह जो होता है क्या होता है, उपधातु होता है। ठीक है, तीसरा नंबर में याद रखे रहना है कि एल्यूमिनियम होता है जो कि धातु है, और यह कितना परसेंट पाया जाता है बाबू, 8.2% होता है। चौथा नंबर में होता है हमको आयरन होता है, कितना परसेंट है, 4.2% है। उसके बाद कैल्शियम होता है, कैल्शियम कितना परसेंट पाया जाता है बाबू, 3.2% पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव सवाल आने की भी संभावना होती है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सवाल किस प्रकार से पूछ सकता है बाबू, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते रहे हैं। ठीक है, आपसे यह सवाल पूछेगा, चलिए आपसे यह सवाल पूछेगा कि कौन सा ऐसा अधातु है, कौन सा ऐसा
अधातु है जो प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है। चलिए, तो हमको ये जरा बताइए कि हम आपको बताए हैं कि सबसे अधिक जो, देखिए इसमें कौन है बाबू, अधातु। तो यहीं पे देखा जाता है कि ऑक्सीजन अधातु होता है जो प्रकृति में कितना परसेंट पाया जाता है, 49% पाया जाता है। तो इसका जो सही जो जवाब होगा बाबू, इसका सही जो आंसर होगा वह क्या होगा, तो आंसर में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। कितना परसेंट पाया जाता है बाबू, तो लगभग में 49% पाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार आपसे यह बोल देगा कि अब यहाँ पे अधातु न बोल के यहाँ पर क्या बोल देगा, यहाँ पे बोल देगा कि उपधातु कौन होता है। तो सबसे अत्यधिक उपधातु में याद रखे रहना है सिलिकॉन होता है। कितना परसेंट पाया जाता है बाबू, तो 26% पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या बोल सकता है बाबू, तो इसमें आपको बोल सकता है कि उपधातु न देकर अब क्या दे देगा, धातु। तो बोल देगा कि प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला कौन सा धातु होता है, तो याद रखे रहना है एल्यूमिनियम होता है, जो कितना परसेंट पाया जाता है, 8.2%। लोहा जो होता है कितना पाया जाता है, तो 4.2% पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्टिव पहला ऑब्जेक्टिव हमको यह प्राप्त होता है। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है बाबू। चलिए आगे की ओर बढ़े, आगे की ओर बढ़ा जाता है। तो अगला जो पॉइंट है बाबू, इसको याद रखे रहना है। अगला जो पॉइंट है हम लोग का बोला है कि प्रकृति में धातुओं की उपलब्धता एवं क्या बाबू, प्रकार। माने जो भी प्रकृति होता है उस प्रकृति में जो धातु पाए जाते हैं उनकी उपलब्धता किस प्रकार से होता है, किस प्रकार वो उपस्थित होते हैं। तो याद रखे रहना है कि प्रकृति में जो धातुएं होती है मुख्यतः दो प्रकार से उपस्थित होती है। पहला होता है फ्री स्टेट होता है, अर्थात मुक्त अवस्था होता है। मुक्त अवस्था क्या होता है बाबू, तो वैसे धातु जो प्रकृति में उपस्थित हो लेकिन वो किसी से अभिक्रिया न करे, बहुत ही कम क्रियाशील हो, इतने कम क्रियाशील हो कि उसके संपर्क में कोई अन्य धातु या अन्य ऑक्साइड या अन्य अधातु या अन्य उपधातु जब आए ना तो वह उससे अभिक्रिया न करे, जिसकी क्रियाशीलता बहुत कम होता है ना। याद रखे रहना है कि वह प्रायः किस अवस्था में होते हैं, मुक्त अवस्था में होते हैं। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, Hg हो गया और क्या हो गया, कॉपर हो गया। यह सभी के सभी क्या होते हैं, बहुत ही कम क्रियाशील धातु होते हैं, इसलिए यह किसी अन्य से क्रिया नहीं करते हैं। यही रीजन होता है कि आभूषण में जो हम होते हैं, आभूषण में हम सोने के परत का क्या किया जाता है, चढ़ाया जाता है, जिसका हम उपयोग करते हैं और उसमें जल्दी जंग का नहीं लगता है। ठीक है, दूसरा नंबर है बाबू संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था क्या होता है, बोल देना है कि वैसे धातु जो प्रकृति में वैसे धातु जो अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, वैसे अधातु जो अधिक क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, उसे वह प्राय किस अवस्था में होते हैं, संयुक्त। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, अकेले नहीं रहो, उसके साथ कई प्रकार के धातु हो, उपधातु हो, अधातु हो, वे सभी के सभी आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। वो स्वतंत्र नहीं होता है बल्कि अपने साथ 4-5 लोगों को जोड़ के रखता है, उसके समूह में रहता है, इकट्ठा रहता है, इसलिए उसको बोला जाता है कि वह प्राय किस अवस्था में होते हैं, संयुक्त अवस्था में। जैसे क्षारीय धातु होते हैं, जब आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़िएगा तो उसमें वर्ग 1 जो होता है उसको क्षारीय धातु कहा जाता है, और उसके बाद वर्ग 2 में आता है क्षारीय मृदा धातु होता है, आयरन हो गया, जिंक हो गया, यह सब के सब प्राय किस अवस्था में पाए जाते हैं, संयुक्त अवस्था में क्या होते हैं बाबू, पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। कोई भी कहेगा मुक्त अवस्था क्या होता है, बोल देना है कि कम क्रियाशील वाले जितने भी धातु होते हैं वो प्राय किस अवस्था में होते हैं, मुक्त अवस्था में होते हैं। जैसे सोना, चांदी, कॉपर, सबके सब क्या होते हैं, मुक्त अवस्था में होते हैं। दूसरा नंबर में याद रखे रहना है संयुक्त अवस्था में क्या होता है बाबू, तो संयुक्त अवस्था में जितने भी धातु होते हैं वे अधिक क्रियाशील होने के कारण वे कई लोगों से आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, कई पदार्थों से जुड़े होते हैं, इसलिए वे प्राय किस अवस्था में होते हैं, संयुक्त अवस्था में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा चर्चा किया जाएगा। अगला जो टॉपिक है वो हमको बोला जाता है मिनरल्स एवं ओर्स के बारे में चर्चा किया जाएगा, माने खनिज और किसके बारे में, अयस्क के बारे में चर्चा करेंगे कि खनिज क्या होते हैं। ठीक है, तो जितने भी धातु होते हैं, जो भी धातु होते हैं, उस धातु को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको खनिज की आवश्यकता होगी। और खनिज क्या होगा, तो अभी जस्ट आपके पीछे
पिछले पैराग्राफ में हम आपको बताए हैं कि खनिज क्या होता है या धातु क्या होते हैं। तो अधिकतर जितने भी तत्व होते हैं वे सभी के सभी प्रकृति में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब प्रकृति में उपस्थित कहने का अर्थ यह होता है कि भू परपट्टी में उपस्थित होता है। अब वहां से हमको शुद्ध धातु प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, भू परपट्टी को खनन करना चालू करेंगे। ठीक है, तो याद यह रखे रहना है बाबू, याद यह रखे रहना है कि खनिज क्या होता है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे खनिज के बारे में। ठीक है, तो खनिज क्या होता है, तो जो भी भू परपट्टी जो होता है, जो भी भू परपट्टी होता है उस भू परपट्टी से हम क्या करते हैं, खनन करते हैं। क्या करते हैं, खनन। खनन कहने का अर्थ यह होता है कि खोदने के दौरान, गड्ढा करने के दौरान उसका भंडार होता है, वहां से उसको खनन करके किसी मशीन के द्वारा खुदाई करके हम उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और जब ग्रहण करते हैं तो आसानी से हम क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। वे प्रायः क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि प्रकृति में पाए जाने वाले वैसे पदार्थ जिसमें कुछ क्या होती है, अशुद्धियां होती है, जिन्हें खनन के द्वारा क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब हमको यह बताया कि कोई भी चीज होता है जो जमीन के अंदर, भू परपट्टी के अंदर उपस्थित हो, जब उसको खनन के माध्यम से निकालेंगे तो क्या वो पूरा शुद्ध प्राप्त होगा, नहीं, उनमें कई प्रकार की अशुद्धियां होती है। ठीक है, तो प्रकृति में पाए जाने वाले वैसा कोई भी पदार्थ जिनमें कुछ अशुद्धियां होती है और जिन्हें खनन के द्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही है कि जिन्हें खनन के द्वारा, जिन्हें खुदाई करने के उपरांत हमें प्राप्त होता है, उसी को क्या कहा जाता है, खनिज होता है। जैसे बॉक्साइट होता है, कॉपर पाइराइट होता है, हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, यह सब के सब खनिज होते हैं जिन्हें प्रकृति में खनन के द्वारा क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है उसको अयस्क कहा जाता है। अयस्क कहते किसको हैं, अयस्क का सीधा संबंध याद रखे रहना है बाबू, खनिज से होता है। ठीक है, अयस्क क्या होता है, तो लिखा है कि जिस खनिज से धातु का निष्कर्षण सुगमता पूर्वक तथा कम खर्च में हो सके, क्या कहलाता है बाबू, अयस्क कहलाता है। अर्थात कि खनन के दौरान जो भी खनिज मिला, अब उस खनिज में हमको यह डिसाइड करना है कि किस खनिज का उपयोग करें कि हमें धातु प्राप्त हो, और धातु जब प्राप्त हो तो उसमें कम खर्च लगे, सुगमता मतलब आसानी से प्राप्त कर ले। ठीक है, जिसे आसानी से प्राप्त कर ले, कम पैसा उसमें हम लगाएं और कम पैसा खर्च करने के बाद यदि हमें जल्दी ही हमें धातु प्राप्त हो जाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, तो अयस्क के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे बॉक्साइट हो गया, कॉपर पाइराइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट, यह सब के सब क्या कहलाते हैं, अयस्क भी कहलाते हैं और ये खनिज भी क्या होते हैं बाबू, कहलाते हैं। ठीक है, अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ पर है बाबू की याद रखे रहना है, नोट वाला जो लिखाया गया है कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। याद यही रखे रहना है, किंतु सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं। बोलिएगा सर जी कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा हमको ये बताइए कि क्या हम जितने भी पदार्थ को खनन के द्वारा प्राप्त किए, ठीक है, तो जितने भी पदार्थ को हम खनन के द्वारा प्राप्त किए उसको हमने खनिज बोल दिया, बोला ही जाएगा। लेकिन हमको यह बताइए कि जो भी खनिज हम प्राप्त किए हैं क्या उन सभी से धातु का निष्कर्षण हो जाएगा, तो जवाब होगा नहीं। धातु के निष्कर्षण के लिए सबसे पहले हम उन खनिजों में से चुनेंगे कि कौन सा ऐसा खनिज है जिसके उपयोग करने से हमें धातु प्राप्त हो, लेकिन उसके लिए कंडीशन यह है कि आसानी से प्राप्त हो सके, कम खर्च लगे, यह विशेष ध्यान देना है। तो याद रखे रहना है कि सभी जो खनिज होते हैं वो अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन जिन अयस्कों के चुनाव के द्वारा यदि हम क्या कर रहे हैं बाबू कि धातु प्राप्त कर रहे हैं ना, तो वे सभी के सभी जो अयस्क होते हैं वे क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखे रहना है कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, परंतु सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक चीजें क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप सभी कमेंट के माध्यम से हमें बताने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, और हम यह कोशिश करेंगे कि उनका सही तरीके से क्या दें, जवाब दें, या जो भी कंफ्यूजन जो दिमाग में हो रहा है उसको हम क्लियर कर पाए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं बाबू। तो अगला पॉइंट जो हम लोग का है
कि खनिज और अयस्क में क्या बाबू अंतर, डिफरेंट मिनरल एंड ओरिज, ठीक है। मतलब कि अयस्क और खनिज में क्या अंतर होता है, तो आपको पता है कि अयस्क क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं। खनिज के बारे में हम आपको बताएं कि जिन्हें खनन के द्वारा क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो अधिकतर जितने भी धातुएं होते हैं वो प्रायः यौगिक के रूप में क्या होते हैं, भूपर पट्टी पर उपस्थित होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। या खनन के द्वारा प्राप्त किए गए जो भी पदार्थ होता है उसको खनिज कहा जाता है। अयस्क क्या होता है, तो खनिज से ही अयस्क मिलता है, अर्थात खनिज जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसमें यह देखा जाता है कि कौन से ऐसे खनिज का हम चुनाव करें जो कम खर्च में हमें धातु मिल जाए, तथा उस जब धातु को प्राप्त करना शुरू किया जाए तो उसकी प्रक्रिया बहुत ही शॉर्ट हो, ज्यादा मेहनत करने का आवश्यकता न पड़े, ठीक है। तो पहला नंबर में अंतर क्या है, तो प्रकृति में यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। या फिर याद रखे रहना है कि खनन के द्वारा प्राप्त किया गया जो भी पदार्थ होता है या यौगिक होता है उसी को क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है, ठीक है। इधर अयस्क में याद यह रखे रहना है कि वे खनिज जिसे धातु का निष्कर्षण कम खर्च और आसानी से प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, अयस्क कहा जाता है। दूसरा नंबर में याद रखे रहना है कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, क्योंकि सभी खनिजों के द्वारा कम खर्च में आसानी से धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता है, कुछ ही ऐसे खनिज होते हैं, ठीक है। इसलिए याद रखे रहना है कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, ठीक है। इधर याद रखे रहना है कि सभी अयस्क जो होता है वो क्या होता है बाबू, तो खनिज होता है। अर्थात जिस अयस्क का प्रयोग करके हम क्या करते हैं बाबू, तो जिस अयस्क का प्रयोग करके हम धातु का निष्कर्षण करते हैं वे सभी के सभी खनिज कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं बाबू कि अगला पॉइंट क्या कहता है, तो यहाँ पे याद रखे रहना है कि जो भी अयस्क के बारे में पढ़े हैं उनका कुछ मुख्य खनिज होते हैं। तो धातुओं के मुख्य अयस्क कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे याद रखे रहना है सोडियम। सोडियम का जो अयस्क का जो नाम होता है उस साधारण नमक होता है या रॉक क्या होता है, सॉल्ट होता है, जिसका सूत्र क्या होता है, NaCl होता है, ठीक है। दूसरा नंबर सोडियम का ही होता है चिली साल्ट पीटर होता है, जिसका सूत्र होता है सोडियम नाइट्रेट होता है, अर्थात NaNO3 होता है। तीसरा नंबर में होता है बोरेक्स होता है जो Na2B4O7 एंड इंटू 10H2O होता है, अर्थात 10 लोटा पानी, याद रख ले रही, ठीक बा। चलो आगे याद रखे रहना है पोटेशियम की। पोटेशियम के अयस्क कौन कौन होते हैं, तो नाइटर होता है और कार्नलाइट होता है। इंपोर्टेंट यही है कि कार्नलाइट किसका अयस्क है, आपसे सवाल कर दिया जाए कि कार्नलाइट किसका अयस्क है, तो याद रखे रहना है सोडियम। तो यह तो हाई नाम याद रखे रहना, सॉरी सोडियम बोले रहे हैं कि पोटेशियम, कि कार्नलाइट किसका नाम है बाबू, किस अयस्क, मतलब कौन से धातु का अयस्क है, तो पोटेशियम। और इसका सूत्र भी याद रखे रहना है कि कार्नलाइट का सूत्र क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड कितना लोटा पानी, 6 लोटा पानी, ठीक है। उसके बाद याद रखे रहना है कि मैग्नीशियम के अयस्क कौन कौन होते हैं, तो मैग्नेसाइट होता है और डोलोमाइट, हाई याद रख ले रही है डोलोमाइट, बहुत बार पूछा जा चुका है कि डोलोमाइट किसका अयस्क होता है, तो याद रखे रहना है मैग्नीशियम का अयस्क होता है, ठीक है। डोलोमाइट का जो सूत्र होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट इंटू कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब इसी में याद रखे रहना है कि कैल्शियम के कौन कौन से अयस्क होते हैं बाबू, तो कैल्शियम का अयस्क होता है जिप्सम, ये दोनों नाम याद रखे रहना है, जिप्सम और लाइमस्टोन। क्वेश्चन कर दिया जाए कि जिप्सम एवं लाइमस्टोन किस धातु का अयस्क है, तो याद रखे रहना है कैल्शियम का अयस्क है। जिप्सम का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू कितना जल बाबू, तो 2 लोटा पानी, याद रख ले रही है। और लाइमस्टोन का जो सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसी कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है, ठीक है, जिसका जो सूत्र होता है CaCO3 होता है, ठीक। इसके कुछ और भी भाग होते हैं, भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे जैसे एल्युमिनियम, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। एल्युमिनियम क्या होता है कि एल्युमिनियम के 2 मुख्यतः अयस्क होते हैं, एक बॉक्साइट होता है और एक क्या होता है, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे याद रखे रहना है क्रायोलाइट होता है। क्या होता है बाबू, क्रायोलाइट। तो जरा ध्यान दिया जाए तो एल्युमिनियम के 2 अयस्क है, उस अयस्क का नाम है बॉक्साइट, क्या बाबू, क्रायोलाइट। लेकिन एल्युमिनियम का जब हम निष्कर्षण के बारे में पढ़ेंगे तो हम बॉक्साइट का उपयोग करते हैं, हम क्रायोलाइट का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि बॉक्साइट विधि के द्वारा जब हम एल्युमिनियम का निष्कर्षण करना अर्थात एल्युमिनियम शुद्ध एल्युमिनियम हम जब प्राप्त करना शुरू करते हैं ना, तो उसमें यह देखा जाता है कि उसको जब प्राप्त किया जाता है तो बॉक्साइट में कम खर्च लगता है, उसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।
इसीलिए इसको खनिज के नाम अयस्क के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो यह दोनों के दोनों इंपोर्टेंट है। बॉक्साइट का जो सूत्र होता है याद रखे रहना है, Al2O3 इंटू कितना लोटा पानी, 2 लोटा पानी होता है, ठीक है। क्रायोलाइट का जो सूत्र होता है Na3Al अर्थात सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड होता है। हेमेटाइट के देखिए तो यहाँ पे 3 गो अयस्क है, एक होता है सॉरी लोहा का 3 गो अयस्क है, एक हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, आयरन पाइराइट होता है। लेकिन सबसे आसान तरीका 2 ही होता है, या तो आप हेमेटाइट से प्राप्त कीजिए या तो आप मैग्नेटाइट से प्राप्त कीजिए। सबसे ज्यादा हेमेटाइट से ही लोहा का निष्कर्षण किया जाता है, शुद्ध लोहा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो हेमाटाइट का जो सूत्र होता है वह Fe2O3 होता है। मैग्नेटाइट का जो सूत्र होता है वह Fe3O4 होता है। अब आप कहिएगा सर जी कि कभी आप लिख रहे हैं यहाँ पे Fe2O3 दिया है, एक दिया है Fe3O4, ऐसे कैसे हो सकता है? तो जब हम आप लोग को डी ब्लॉक के बारे में पढ़ाएंगे तो वहां पे हम आप सभी को बताएंगे कि जो भी डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वे कई प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। वो 2 भी रखते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? जब डी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, जिंक का याद रखे रहना है कि जिंक ब्लेंड होता है और कैलेमिन होता है, दोनों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। क्वेश्चन कर दिया जाए कि कैलेमिन किस धातु का अयस्क होता है, तो जिंक का अयस्क होता है, जिसका सूत्र होता है जिंक कार्बोनेट होता है। जिंक ब्लेंड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है बाबू, तो जिंक सल्फाइड होता है, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए कि Hg और मैग्नीशियम का तो एक होता है सीने बार होता है, और पाइरोलुसाइट होता है अर्थात HGS और MnO2 होता है। तो जितने भी अयस्क के नाम हम आपको बताए हैं और उनके साथ साथ कि वह कौन से धातु का अयस्क है वो बहुत जरूरी है, उसका नाम याद रखे रहना है, साथ में उसका सूत्र भी नाम याद रखे रहना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके परीक्षा एग्जाम में बिहार बोर्ड 12th का जो एग्जाम होगा उसमें 1 या 2 प्रश्न हमेशा आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यदि आपके प्रश्न आए तो यहाँ से छूटना नहीं चाहिए, ठीक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू हम लोग। तो देखा जाता है कि धातु कर्म के बारे में पढ़ा जाता है कि मेटालर्जी एवं उसके पद के बारे में पढ़ा जाता है। धातु कर्म क्या कहा जाता है या धातु कर्म कहते किसको है, ठीक है। तो धातु कर्म को पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि गैंग या धातु क्या होता है। गैंग या मैट्रिक्स के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। गैंग या मैट्रिक्स क्या होता है, तो हमको ये बताइए कि जब हमने खनिज को खनन के द्वारा प्राप्त किया था तो क्या वो शुद्ध होगा? नहीं, उसमें कोई न कोई अशुद्धि होगा, छोटे छोटे धूलकण होंगे, मिट्टी होगा, जल की मात्रा होगा, नमी की मात्रा होगा, लोहा का भी कुछ अशुद्धियां होगा, कई प्रकार की अशुद्धियां उसके साथ मिली होती है, ठीक है। तो जो भी अयस्क होते हैं उन अयस्क में जो भी अशुद्धियां होती है ना, उसी अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, गैंग या धातु के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, ठीक है। जैसे इसका डिफिनेशन देखिए तो अयस्क में प्रायः बालू, मिट्टी के कण, पत्थर के कण आदि की अशुद्धियां उपस्थित होती है, जिसे क्या कहा जाता है, गैंग के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, ठीक है। अगला पढ़ना है कि मेटालर्जी क्या होता है, धातु कर्म क्या होता है। तो लिखा है कि धातुओं को उनके अयस्कों से शुद्ध रूप में प्राप्त करने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, तो धातु कर्म के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, ठीक है। मने कि अयस्क में जो अशुद्धियां होगा ना ओकरी को हमने कहल जी बाबू गैंग, और गैंग को जब हम हटा देंगे तो हमको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा, और जब शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा तो उसी को बोला जाता है धातु कर्म। कि धातुओं को उनके अयस्कों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त होना चाहिए। शुद्ध अवस्था में कब प्राप्त होगा, तो जब उसमें जो अशुद्धि होगा उन अशुद्धियों को हम कहाँ निकाल देंगे, बाहर। और जब बाहर निकाल देंगे तो वह जो धातु होगा वो शुद्ध हो जाएगा, तो शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो गया। इस पूरे प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, तो धातु कर्म के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, ठीक है। इसी में कुछ इंपोर्टेंट है, ये वाला बाबू इंपोर्टेंट है, लिखाया गया है कि मुख्य निष्कर्षण एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण किया जाता है कौन अयस्क से किया जाता है, बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। कॉपर का जो निष्कर्षण किया जाता है कौन अयस्क से किया जाता है, तो कॉपर पायराइट से किया जाता है। आयरन का अर्थात लोहा का जो निष्कर्षण किया जाता है कौन अयस्क से किया जाता है बाबू, तो हेमेटाइट अयस्क से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, ठीक है। 3 गो है, तीनों ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब क्या होता है कि बाबू जब धातु कर्म करते हैं अर्थात शुद्ध धातु जब प्राप्त किया जाता है, तो मेटालर्जी जब हम अयस्क का करते हैं तो उनके कुछ पदों से होकर हमें क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। अब आसानी से हम शुद्ध धातु प्राप्त नहीं कर सकते, उसकी कुछ प्रक्रिया होती है, कुछ मेथड होते हैं, कुछ विधि होते हैं, उन सभी विधियों से होकर क्या किया जाता है, गुजरा जाता है। तो पहला नंबर में हम जब अयस्क का जब
करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले अयस्क को पीसना होगा। अयस्क को पीसना क्या होता है कि जब देखिएगा आप लोग जब जाइएगा खेत उत में कमाने उमाने, वहां पे जब हल चलता है तो क्या वहां पे छोटा छोटा मिट्टी के कण होता है? नहीं, बड़े बड़े आकार वाले मिट्टी के कण होते हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े आकार वाले जो भी अयस्क होते हैं ना, उन अयस्कों को सबसे पहले महीन चूर्ण या पाउडर के रूप में क्या कर दिया जाता है? पीस दिया जाता है। और पीसने के लिए आप कोई भी यंत्र का उपयोग ले सकते हैं, उसके द्वारा हम उसको महीन पाउडर या महीन चूर्ण में क्या कर लेंगे? पीस लेंगे। ठीक है, जिस प्रकार भोजपुरिया लैंग्वेज में बोला जाता है कि सिलवट होता है, सिलवट में जैसे कुछ चीजों को पीसा जाता है, पीस पीस के उसको महीन पाउडर बना लिया जाता है, उसी प्रकार याद रखे रहना है कि सबसे पहले धातु का निष्कर्षण यदि हमको करना है या धातु कर्म करना है, शुद्ध धातु प्राप्त करना है, तो हमको अयस्क को पीसना पड़ेगा। अर्थात बड़े आकार वाले जो भी अयस्क होंगे ना, बड़े आकार वाले जो भी अयस्क होंगे ना, उसको हमको क्या करना है? पीसना होगा। पीस को उसको क्या बना देना होगा? तो चूर्ण के रूप में परिवर्तित कर देना, अर्थात पाउडर के रूप में बदल देंगे। ठीक है, उसके बाद बोला जाता है कि अयस्क का सांद्रण क्या होता है। अयस्क के सांद्रण का बहुत ही सिंपल डिफिनीशन होता है बाबू कि अयस्क में उपस्थित जो भी गैंग या धात्री होता है, उसको दूर करने की जो प्रक्रिया होता है, उसी को बोला जाता है अयस्क का क्या किया जाता है? सांद्रण के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। ठीक है, अब अयस्क के सांद्रण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अयस्क के सांद्रण की कौन कौन सी विधियां होती है। आपको हम पढ़ाएंगे कि हाथ से चुनकर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है चुंबकीय विधि के द्वारा होता है। ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण होता है, गुरुत्व पृथक्करण होता है, फेन उत्प्लावन विधि होता है, आपको निछालन होता है। यह सब के सब क्या होते हैं? तो अयस्क का सांद्रण होता है, अर्थात अशुद्धियों को हटाने की एक विधि होती है। ठीक है, तो अयस्क के सांद्रण के बारे में पढ़ा जाएगा। उसके बाद है बाबू निस्तापन के द्वारा भी हमें क्या होता है कि अशुद्धियों को बाहर किया जाता है। उसके बाद भर्जन या जारण के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रगलन के बारे में पढ़ेंगे, फिर छठा नंबर में अपचयन के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट नंबर में शोधन या रिफाइनिंग के बारे में क्या होगा? पढ़ा जाएगा। तब जाके हमें कहीं ना कहीं शुद्ध धातु हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। तो इतने मेथड से होके हम गुजरेंगे, तब जाके हमें शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त होगा, या शुद्ध हमको लोहा प्राप्त होगा, या शुद्ध कॉपर प्राप्त होगा, या शुद्ध जिंक क्या होगा? प्राप्त होगा। तो आइए हम लोग एक एक करके बाबू हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखा है अयस्क का सांद्रण। कोई भी बोलेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ ओरिज क्या होता है, तो बोल देना है कि जितने भी अशुद्ध अयस्क होते हैं, या कोई ऐसे अयस्क होते हैं जिसमें अशुद्धि होते हैं, तो उन अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को ही अयस्क का क्या कहा जाता है? सांद्रण कहा जाता है। अब उस सांद्रण में कौन कौन से विधि होता है, किस प्रकार हम अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला नंबर में होता है हाथ से चुनकर। आप लोग देखे होइएगा कि घर पे जो भी महिलाएं होती हैं, वे क्या होती हैं कि चावल जो होते हैं, चावल में छोटे छोटे धूल कण होते हैं या कंकड़ होते हैं, उनको हाथों की सहायता से आसानी से क्या कर दिया जाता है? चुनकर फेंक दिया जाता है। कैसे? तो उनमें जो अशुद्धियां होती हैं, उन अशुद्धियों का जो कणों का जो साइज होता है बहुत ही क्या होता है? बड़ा होता है, जिसे आसानी से देखा जा सकता है। और जब आसानी से देखा जा सकता है तो हम हाथों से चुनकर उसको क्या कर सकते हैं? फेंक सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है कि अयस्क से अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को ही अयस्क का क्या कहा जाता है? सांद्रण कहा जाता है। ठीक है, अब हाथ से चुनकर क्या होता है कि इस विधि में अयस्क में उपस्थित बड़े आकार वाले अशुद्धियों को हाथ से चुनकर क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। मान लेते हैं कि यह कोई एक अयस्क है, और इस अयस्क में जो अशुद्धियां होती हैं, इस अयस्क में जो अशुद्धियां होती हैं, इनके कणों का आकार कुछ इतना बड़ा है, तो क्या हम आसानी से नहीं देख सकते हैं? तो अशुद्धियों के कणों का साइज बड़ा है, तो हम आसानी से इसको उठा उठा के क्या कर सकते हैं? उठा उठा के इसको कहाँ ले सकते हैं? उठा उठा के इसको बाहर हम फेंक सकते हैं हाथों की सहायता। ठीक है, और जब फेंक देंगे तो हमें बताइए, तो क्या हमें धातु प्राप्त नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। दूसरा नंबर में याद रखे रहना है कि गुरुत्व पृथक्करण विधि होता है। दूसरा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्व पृथक्करण विधि के नाम से क्या किया जाता है बाबू? जाना जाता है। क्या हो रहा है जी? दूसरा नंबर में गुरुत्व पृथक्करण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कि बोला जाता है कि इस विधि में पहले अयस्क को पीस लेते हैं, फिर पीसे हुए अयस्क को पानी की धारा में क्या किया जाता है?
धोया जाता है, जिसमें हल्का गैंग जल की धारा में बह जाते हैं और भारी अयस्क नीचे बैठ जाते हैं। इस विधि द्वारा आयरन ऑक्साइड के अयस्क हेमेटाइट मैग्नेटाइट का क्या किया जाता है, सांद्रण किया जाता है। कहने का कुल अर्थ क्या होता है बाबू, इसको जरा ध्यान से हम लोग समझेंगे, ठीक है। चला, सबसे पहले क्या करते हैं बाबू कि एक प्रखनली के रूप में ऐसे कुछ बना लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक, ऐसे कुछ प्रखनली के रूप में हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। और यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं बाबू, तो याद रखे रहना है, कुछ पाइप लगा देते हैं, ठीक है। इस पाइप के द्वारा जल कहाँ जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। और इस पाइप के द्वारा, और एक पाइप यहाँ पर भी लगा देते हैं, इस पाइप के द्वारा जल कहाँ निकलेगा, बाहर की ओर निकलेगा, ठीक है। अब इसमें अशुद्धि वाले अयस्क को क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। अब याद रखे रहना है कि इस विधि के द्वारा वैसे अयस्क का सांद्रण किया जाता है जिसमें अशुद्धियां जो होती हैं उनके जो वजन होता है वो हल्का कम होता है, और जो धातु होते हैं उनका वजन क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। वैसे अयस्कों का सांद्रण ही किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो याद रखे रहना है, गुरुत्व पृथक्करण विधि के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ग्रेविटी के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, ठीक। चलिए, अब होता क्या है बाबू कि जब इस प्रक्रिया में इधर से हम जब जल का बहाव करते हैं, जल को जब अंदर प्रवेश कराते हैं, तो जो भी अयस्क में जो कम हल्के जो अशुद्धियां होती है, गैंग होता है, वो कहाँ निकल जाता है, पानी के बहाव के साथ बाहर निकल जाता है। और जो भी जो शुद्ध जो अयस्क होते हैं उनका घनत्व ज्यादा होने के कारण, वजन ज्यादा होने के कारण वो बर्तन की निचली सतह पर क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, जिससे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और इस पूरे प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, तो गुरुत्व पृथक्करण विधि के नाम से जाना जाता है, अर्थात ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के नाम से क्या किया है, जाना जाता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही है, उदाहरण वाला याद रखे रहना है। हम कह देंगे कि बताइए कि जितने भी आयरन ऑक्साइड के अयस्क होते हैं, अर्थात हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, उसका जो सांद्रण किया जाता है किस विधि से किया जाता है, तो गुरुत्व पृथक्करण विधि के द्वारा क्या किया जाता है, उसका सांद्रण किया जाता है, ठीक है। माने धातु प्राप्त, शुद्ध नहीं होता, उसमें भी कुछ न कुछ अशुद्धियां होती हैं, ठीक है, मैं हल्का फुल्का उसको शुद्ध कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर पॉइंट है बाबू कि फेन उत्प्लावन विधि, यह सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है बाबू। तीसरा नंबर में आता है कि फेन उत्प्लावन विधि क्या होता है, कहते किसको हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में चर्चा बाद में किया जाएगा, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। यदि यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, पढ़ने में, पढ़ाई करने के उपरांत यदि आपको समझ में आया होगा, कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।